स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम जो 7th फेज़ का टीचर जो रिक्रूटमेंट है उसके जो भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम को देने जा रहे हैं उसके लिए जो है किरण पब्लिकेशन का मॉडल सेट 6 है। ये इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और यह छठा प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने पीछे करवा रखा है आप जाके प्लीज़ उन्हें भी विजिट कर लीजिए। और एक बात कि मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप उन्हें भी जाइए और उन्हें भी सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपको ये मिल जाएगा कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे रहते हैं। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है बीपीएससी आयोग। तो आपको ईजी वे में आपका जो प्रिपरेशन है वो करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। तो देखते हैं आज के सवालों को, और सेट 6 है तो शुरू करते हैं आज का सवाल का सेशन। तो देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का पहला सवाल है, इनमें से रेशेदार फसल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रेशेदार फसल है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 कपास। कपास जो है रेशेदार फसल है और यह एक नकदी फसल है। इसे हम नकदी फसल की कैटेगरी में रखते हैं और इसे हम वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है हम वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके बारे में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैसें होती हैं। तो पूछ रहा है हवा जो है इसमें कौन सी गैसों का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैस। जो हवा है वह एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जो आर्गन है वह 0.09% तथा अन्य गैसें भी इनमें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि है। तो पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि है पानी को उबालना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पानी को जो उबालने पर उसमें मौजूद कीटाणु हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और एक तरीका है पानी को शुद्ध करने का, उसमें क्लोरीन का हम जब उपयोग कर लेते हैं क्लोरीन का, तो वह शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछ रहे हैं तो ऑप्शंस देख लीजिए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, यह कथन सही है। दूसरा है, समुद्र जीवों से के मृत शरीर से समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए हैं और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए हैं। तीसरा है, लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, निम्न ताप और निम्न दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया गया है। तो यह जो है यह कथन गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले कथन को। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब और उच्च ताप ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कर दिया है। तो यह भी कथन सही है। ये जो कॉमन सा शब्द है यहाँ पे कि निम्न वायुदाब, ये जो है ये फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे उच्च वायुदाब और उच्च जो है ताप ये दोनों चाहिए मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए जो आवश्यक गैस है वह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एक प्राणवायु गैस है और यह वायुमंडल में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आयोडीन की जो कमी से होने वाली रोग है वह हो जाएगा ग्वाइटर या घेंगा, जो आयोडीन की कमी से होता है। और इसके पास गले के पास स्थित थायराइड ग्रंथि के असामान्य वृद्धि से घेंगा या गलघंट नामक रोग होता है। और इस जो बीमारी में सामान्यतः जो है हमारा गला फूल जाता है। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, मिलान करना है आपको। एक तरफ पादप रोग दिया गया है तो दूसरी तरफ सूक्ष्म जीव दिए गए हैं। किनसे किस रोग का बीमारी फैलता है तो ऐसे आपको बताना है। तो जब मिलान करेंगे तो जब आप पाएंगे इसका हो जाएगा जो नींबू कैंकर है, यह एक साइट्रस रोग जो जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। गेहूं का जो रस्ट बीमारी है वह फैलता है कवक के द्वारा, ऑप्शन 1। और भिंडी की जो पीलीभीत बीमारी है वह होती है वायरस के द्वारा। तो जब हम आपका ऑप्शंस देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मिलाने पर यह हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं। तो हमारे शरीर में ऊर्जा के जो स्रोत हैं वह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का जो स्रोत होता है वह हमें चावल, आटा, मक्का, घी, क्रीम इत्यादि से मिलता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। मृदा संरक्षण का एक उपाय है। तो मृदा संरक्षण का एक अच्छा उपाय माना जाता है सीढ़ीनुमा खेत बनाना। मृदा संरक्षण का एक अच्छा उपाय है। अगला सवाल है हमारा, केचुआ किससे सांस लेता है।
तो जो केंचुआ सांस लेता है वह त्वचा से लेता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंचुआ एक कृमि है जो बरसात के मौसम में दिखता है, और जो केंचुआ है वह खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण तत्वों से युक्त जैव उर्वरक है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, और केंचुआ को जो कहा जाता है वह किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगला सवाल है, एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया जो रोग होता है वह होता है लोहा की कमी से, आयरन की कमी से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में आरबीसी की कमी होने से हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तथा हीमोग्लोबिन की जो कमी से लौह तत्व की कमी होती है या आयरन की कमी होती है, जिससे हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला सवाल है, बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक कौन है या उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शंस देख लीजिए, जियोलॉजिस्टिक किसे कहते हैं? तो यह पृथ्वी विज्ञान से संबंधित है। कार्डियोलॉजिस्ट जो है वह हो जाएगा आपका हृदय संबंधित जो रोग पता करता है उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो कि मस्तिष्क का इलाज करता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, इनमें से किस पौधे को तना काटकर लगाया जाता है? तो जो गुलाब का पौधा है उसके तने को काटकर पौधा लगाया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल है हमारा, वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो वन महोत्सव दिवस हम जो मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस है। तो जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट है हमारा, दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे कहते हैं। तो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए जो हम लिपि अपनाते हैं वह हो जाएगा ब्रेल लिपि। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी खोज जो की थी वह की गई थी जो फ्रांसीसी नेत्रहीन लुई ब्रेल थे, लुई ब्रेल, इन्होंने ही इस लिपि की खोज की थी, जिनके नाम के अकॉर्डिंग ब्रेल लिपि रखा गया है। और यह कहाँ के थे? तो यह फ्रांस के थे। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है। तो हमारे शरीर को जो निश्चित आकार प्रदान करता है वह कंकाल तंत्र प्रदान करता है। और जो मानव कंकाल शरीर की आंतरिक संरचना होती है तथा कंकाल तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ तंत्र होता है जो अस्थियों से बना होता है। नेक्स्ट है हमारा, नर और मादा युग्म के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो इसे हम निषेचन कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो मानव मस्तिष्क के जो मुख्यतः भाग होते हैं वह 3 होते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए क्या क्या होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये 3 तरह के होते हैं। तीनों के प्रकार को मैंने बता दिया, याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तंत्रिका बनी होती है तो उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तंत्रिका बनी होती है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन्स मस्तिष्क में संकेत भेजने तथा प्राप्त करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? तो रेबीज बीमारी जो होती है वह कुत्ता और बंदर के काटने से होती है। और रेबीज का टीका का भी खोज जो है वह लुई पास्चर ने किया था। जो टीका लगाया जाता है कुत्ते के काटने पर, उसकी जो टीके की खोज की थी वह लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन है, सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। और दूसरा कथन है, श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 3। कथन 1 सही है, परंतु जो कथन 2 है वह गलत है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो जो प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है वह है मलेरिया और दस्त। मलेरिया तथा दस्त बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। मलेरिया जो होती है वह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और दस्त या अतिसार जो होता है वह दूषित भोजन करने या दूषित पानी पीने से होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में जो कथन सत्य है वह हो जाएगा, इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पवन का वेग कम होने से क्या होता है? तो जो वायु का दाब है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक आपदा का जो उदाहरण नहीं है तो उसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। यह जो है प्राकृतिक आपदा के उदाहरण नहीं है, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण है अमावस्या को तथा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है।
तो नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग में लाया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है? तो यह हो जाएगा क्षुद्रांत्र। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, या स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह पाचन अंग में होता है। नेक्स्ट है हमारा, परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 धान। जो परंपरागत कृषि में धान की फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। और धान क्या है? एक खरीफ फसल है, याद रखना है। और इसकी जो बुआई है वह वर्षा या मानसून के समय की जाती है, और यह एक जल प्रधान फसल है। अगला सवाल है, बिहार किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है? तो बिहार एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, और जो है नेपाल। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व दिव्यांग या विकलांग दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं हम 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 1 दिसंबर को मनाते हैं हम एड्स दिवस के रूप में। वहीं 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में, और 5 मई हम मनाते हैं। अगला सवाल है, अमरबेल उदाहरण है? तो अमरबेल जो उदाहरण है वह हो जाएगा परजीवी का। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कुस्कुटा, जिसे आमतौर पर डोडर या अमरबेल के रूप में जाना जाता है, पीले, नारंगी या लाल परजीवी पौधे की 201 अधिक प्रजातियों का एक समूह है। अगला सवाल है, बिहार का राजकीय वृक्ष है? तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वह क्या है? पीपल। जो पीपल है वह राजकीय वृक्ष है बिहार का। कुछ और जान लेते हैं। अगर राजकीय पक्षी पूछेगा बिहार का तो वह हो जाएगा गौरैया। वहीं राजकीय मछली पूछ लें तो मांगुर, और राजकीय फूल पूछ दे बिहार का तो हो जाएगा गेंदा। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे, आपको याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप इसका आंसर इजीली वे में दे सकोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, लेपचा, नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? तो यह जो आदिवासी हैं यह मुख्यतः रिलेट करते हैं सिक्किम से। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटों या तंबुओं को किस नाम से पुकारा जाता है? जो चांगपा लोग रहते हैं टेंटों में उसे हम जो कहते हैं रेबो कहते हैं। उसके टेंट को हम रेबो कहते हैं। रेबो चांगपा जनजाति को बर्फीली तेज हवाओं से बचाने के लिए चांगथांग क्षेत्र में याक के बालों का उपयोग करके बनाया गया एक बड़ा विशाल शंकु के आकार का तंबू होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह हो जाएगा सूर्य। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वह सूर्य है। सूर्य एक तारा है और जिसके प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ दूसरों को शेयर किया कीजिए, ताकि जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं हम? मकर रेखा कहते हैं। दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ देता कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? ये दक्षिणी को हम अगर मकर रेखा कहते हैं तो उत्तरी को हम कर्क रेखा कहते हैं। वहीं अगर पूछ दे कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं तो इसे हम विषुवत या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ये तीनों फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बेतवा। बेतवा नदी जो है यमुना नदी की एक दक्षिणी सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला सवाल है, बुर्जिला दर्रा अवस्थित है? जो बुर्जिला दर्रा अवस्थित है यह है जम्मू और कश्मीर में। बुर्जिला दर्रा उत्तरी भारत का एक प्राचीन दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और गिलगिट के बीच ऐतिहासिक मार्ग का हिस्सा है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जो जनक हैं वह हैं अमेरिकी जीव विज्ञानी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी प्रदेशों में तो जो खनिज तेल है यह पठारी प्रदेश में पाया नहीं जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो जो 2 प्रमुख नदियाँ हैं वह हो जाएंगी नर्मदा और सोन, जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं। अगला सवाल है, म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? तो म्यांमार की जो अवस्थिति हो जाएगी वह हो जाएगी दक्षिण पूर्व एशिया में। अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का, सॉरी मेरा मैप इतना अच्छा नहीं है, तो जो ये पोर्शन आ जाएगा यहाँ पे म्यांमार स्थित है। तो
आपको याद रखना है, यह दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है म्यांमार। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में से क्या धुएं और कोहरे से बना है? तो धुएं और कोहरे से जो बना है वह बना है धुंध या स्मॉग। ऑप्शन 2, जो स्मॉग है एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो हवा में छोटे छोटे कणों के कारण होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो विश्व का जो सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है वह स्थित है प्रशांत महासागर के आसपास। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के आसपास केंद्रित है और जो प्रशांत महासागर के बेसिन में एक प्रमुख क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में याद रखना है आपको, कुल 452 ज्वालामुखी एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को हम जानते हैं पश्चिमी घाट के रूप में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सह्याद्री जो है एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है। पश्चिमी भाग कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है और इसके समानांतर जो चलती है यही है सह्याद्री। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है, यानी मनुष्य सही कहता है या सत्य बोलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ एक टेक्निक है जिसे लोकप्रिय रूप से लाई डिटेक्टर के रूप में हम उपकरण में लाते हैं या प्रक्रिया में लाते हैं, जो शारीरिक संकेतों को जैसे रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन, त्वचा की चालकता को मापता है और रिकॉर्ड करता है, जिससे पता लगता है कि इंसान सच कह रहा है या झूठ। तो पॉलीग्राफ से हम पता कर लेते हैं। अगले सवाल को देख लीजिए, खेती के नए तकनीकों की ज़रूरत है। तो खेती के नए तरीकों की जो ज़रूरत हो जाएगी वह उपयुक्त सभी, कम भूमि, अधिक पूंजी और मशीनरी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करता है? तो कैक्टस के कांटों के बीच जो घोंसले का निर्माण करता है वह हो जाएगा कपोतक या डव। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है यह जो डव है यह जो है अपना घोंसला कैक्टस के पौधों के कांटों या मेहंदी की बाड़ के बीच में बनाता है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर चलती है? तो पृथ्वी जो 1 घंटे में 15 डिग्री चलती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो जो अधिकतम राज्यों की सीमा को छूने वाला जो राज्य है वह हो जाएगा ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अन्य भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और यह जो जिनसे सीमा साझा करता है यह देख लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला के नाम से हम सरोजिनी नायडू को जानते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यंत मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ करने के कारण सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। और यह स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और देश की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू ने बचपन में ही अपने हुनर की परिचय दे दी थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी का कारण बनती है? तो यह कारण बनता है बिजली। ऑप्शन 1 बिजली बादलों के बीच या बादल और ज़मीन या ज़मीन पर किसी भी वस्तु के बीच विद्युत निर्वहन द्वारा निर्मित प्रकाश की एक फ्लैश है। अगला सवाल है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु से कम नहीं होना चाहिए। तो जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए हमें न्यूनतम आयु चाहिए वह 30 वर्ष की आयु चाहिए। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो अंडे देने का समय जो होता है भारत में यह होता है अक्टूबर से दिसंबर माह में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? तो राज्य में के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश तक। ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मौसम विभाग इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला सवाल है, नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? जो नंदी पहाड़ियाँ हैं वह अवस्थित हैं कर्नाटक में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदी हिल्स कर्नाटक के चिक्का बल्लापुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, रिक्टर स्केल के परिमाण को मापने की एक इकाई है। तो रिक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मुझे पहचानने। तो क्या कह रहा है ये, मुझ में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, स्पर्श तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। तो यह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूहा। ऑप्शन 4।
नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है। तो शिक्षा का जो अधिकार है कानून वह बना है जिस वर्ग के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है किसी स्थान की जलवायु से प्रभावित होती है। तो किससे किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है? तो यह होती है समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांश। यह उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इन सभी जो कारणों से या इफेक्ट से प्रभावित होती है किसी प्रदेश की जलवायु। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। वाले हमारा भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जानते हैं? तो भारत के जो ग्रैंड ओल्ड मैन है इसे हम दादा भाई नौरोजी के नाम से जानते हैं और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे और 9वें और 22वें अध्यक्ष के रूप में काम किया था और इन्होंने जो है 1892 से 95 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। अगला सवाल है कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? जो कर्क रेखा है भारत के जो 8 राज्यों से होकर गुजर रही है उसके दक्षिण में पूछ रहा है। तो यह जो शहर है वह हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन 3, क्योंकि जो दिल्ली है और अजमेर है ये लगभग इसकी जो लोकेशन है उत्तर की ओर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था 1930 ईस्वी को। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था जिसे प्रसिद्ध दांडी मार्च भी कहा जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध इसका आंदोलन था, नमक कर के विरुद्ध। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, कौन सी नदी 12 मासी है, मतलब 12 महीना ये बहती है? तो जो 12 मासी नदी है तो यह है सिंधु नदी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। सॉरी फ्रेंड, 12 मासी नहीं है पूछ रहा है, सॉरी 12 मासी नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सिंधु नदी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है और यह 12 मासी इसलिए नहीं है क्योंकि ठंडी के समय यह पूरी तरह से हिमनद वाली जगह से आती है इसलिए जम जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है सही संबंध को चुनना है। तो वह एक तरफ वैज्ञानिक है और एक तरफ इनका क्षेत्र है। जो विक्रम भाई साराभाई हैं वह अणुवैज्ञानिक थे, एपीजे अबुल कलाम जो गणितज्ञ थे, वेंकटरमन रामाकृष्णन जो जीव विज्ञानी थे, या जो होमी जहांगीर भाभा वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। तो इसमें से जो सही जो वैज्ञानिक और उनका क्षेत्र है वह हो जाएगा ऑप्शन 3। जो वेंकटरमन रामाकृष्णन है वह एक जीव विज्ञानी थे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है संकेत शब्द MDM बच्चों के पोषण उन्नयन स्थिति के संबंध में का प्रतीक निम्न शब्दों से है। तो MDM का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा मिड डे मील। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शंस को पढ़ने पर आप पाएंगे इसका जो ऑप्शन 4 है वह सही हो जाएगा। केवल जो है सी वह सही हो जाएगा। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो पर्वत है यह यूराल पर्वत है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हाल ही में रानी की वाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है गुजरात में। जो रानी की वाव है वह गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा चट्टान के रूपांतरण में से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। तो यह हो जाएगा कायांतरित चट्टान। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है श्रीनगर के घरों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इनमें से सही विकल्पों का चयन करना है। तो श्रीनगर के घरों की क्या विशेषता है। बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिज़ाइन या ख़त्मबंद है। नेक्स्ट है यहाँ पुराने घरों की खासियत है कि जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी होती हैं इन्हें डब कहते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। तो जो ऑप्शन सही है वह हो जाएगा ऑप्शन 4। ABC जो है तीनों कथन ही सही है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। भारतीय संविधान कानून के समक्ष असमानता प्रदान करता है, यह एक प्राधिकारिक सरकार की स्थापना करता है, या नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। 7 पहाड़ियों का शहर नाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा है। तो 7 पहाड़ियों का शहर हम किसे कहते हैं। तो यह हो जाएगा रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय ध्वज का खाका बनाया गया। तो इसका जो डिज़ाइन बनाया गया था यह बनाया गया था पिंगाली वैकैया के द्वारा सन 1921 ईस्वी में। सन 1921 ईस्वी में पिंगली वैकैया ने पहली बार विजयवाड़ा में महात्मा गांधी को राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो है वह प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। जो अगला सवाल है
उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा कौन सा दिन है? तो जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है वह हो जाएगा 21 जून। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात और सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है हमारा, नीचे भौमजल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं। दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो भौमजल के स्तर का जो अवक्षय है वह कारण क्या क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में वृद्धि, या जल के अवश्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि। तो जो कारण है वह हो जाएगा A, B, C तीनों। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही कारण है। नेक्स्ट सवाल और आज का आखिरी सवाल है, CNG के मिश्रण में कौन सी गैस अधिक है? CNG। तो CNG जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो है मुख्य रूप से मीथेन से बना होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसमें मुख्य गैस है वह मीथेन है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ आप अपना फीडबैक दिया करें, और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ आप शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचे। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेके आते हैं जल्द ही इसका नया जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस 7 को। तब तक के लिए थैंक यू।